हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इंडियन हिस्ट्री अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है और प्रथम कर्नाटक युद्ध का डीपली वर्णन किया जा चुका है पिछले क्लास में। जैसा कि आज जो है, आज हम एक नए क्लास में चलेंगे जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, इसमें केवल बस आपको यह ध्यान देना है कि जैसा कि इसके पहले जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध ये तीनों युद्ध भारत देश के कर्नाटक राज्य में ही हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये तीनों युद्ध भारत देश के कर्नाटक राज्य में ही हुए हैं। ठीक, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक, लेकिन सवाल ये है कि जो ये प्रथम और तृतीय, यह जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह केवल यूरोपीय कंट्री में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप देशों के लिए हुए हैं, पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह भारत के लिए या आप कह लीजिए कर्नाटक राज्य और हैदराबाद राज्य के निजामत के लिए उत्तराधिकारी कौन बनेगा, या आप कह सकते उत्तराधिकार को लेकर के। यही पॉइंट है, यही आपको समझना है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जैसे कि हैदराबाद और कर्नाटक, ये दो पॉइंट हैं। यही दो पॉइंट आप समझ जाएंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए इसे इरेज करते मिटाते हैं आराम से। उसके बाद अच्छे से एकदम पूरा परफेक्टली तौर से आप क्लास देखेंगे। जैसा कि आप ये जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में डोप्ले जो फ्रांसीसी था, गवर्नर के रूप में आया था। कर्नाटक युद्ध जब हुआ था, अनवरुद्दीन के बेटे महफूज से युद्ध हुआ था, उसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा। क्योंकि डुप्ले जब उसमें जीत गया था, महफूज को हरा दिया था, और जब महफूज को हरा दिया था
तो डुप्ले भी ये उसके मन में आ गया था कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी ब्रिटिश का कब्जा होने लगे। तो फ्रेंड्स ये बात पकड़ में आ जाती है कि आने वाले भविष्य में हमको ब्रिटिश को नीचा करना है, यानी नीचे दिखाना है। ये बात डुप्ले के मन में गूंज रही है और ये भी सोच रहा है कि भारत में कितनी भी जनसंख्या हो जाए सैनिक के तौर पे, लेकिन वह सैनिक, भारत के सैनिक जो है वो बहुत कमजोर हैं। इसलिए हम अपना कूटनीतिक के तौर पे, राजनीतिक तौर पे हम क्या करेंगे, कब्जा बना लेते हैं और भारत के राज्यों में दखलंदाजी आराम से दे दे करके निजामत तैयार कर लेंगे अपने मन माफिक। ये बात डुप्ले के मन में उठने लगी। तो याद रखिएगा कि जो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध को परिणाम बना करके ये डुप्ले कर्नाटक में इसे स्पेशल, आप ये समझिए, विशेष रूप से अपने मन माफिक जो है ये वहां निजामत तैयार करना चाहता है, निजामत रखना चाहता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। याद रखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अंबोर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? अंबोर युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध 1749 में हुआ था। क्लियर? और अगर ये पूछा जाए कि अंबोर कहां है, तो याद रखिए पलार नदी के किनारे। क्लियर? अब सवाल उठता है, पलार नदी कहां है? पलार नदी यह तमिलनाडु में बहती है। कहां बहती है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के क्लियर जिला में हुआ था, जिसे तिरपित्तूर भी कहते हैं। तिरपित्तूर जिला, तमिलनाडु के तिरपित्तूर जिला में भी हुआ। पलार नदी के किनारे वह अंबोर युद्ध हुआ। और याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि अंबोर का युद्ध 1749 ईस्वी में होने के कारण कर्नाटक का या द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ये अंबोर का जो युद्ध हुआ, ध्यान लीजिएगा, इसमें दो राज्य थे, एक हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक। क्लियर? हैदराबाद और कर्नाटक। और यह युद्ध याद रखिए 1749 से लेकर के 1794 तक। और हैदराबाद का उत्तराधिकारी के रूप में भी लड़ाई होती है और कर्नाटक में भी युद्ध, यानी दोनों राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के ही होता है। और भारत में आंतरिक मामलों में डुप्ले जरूर दखलंदाजी देगा, क्योंकि डुप्ले जो है बदला लेने के चक्कर में है एकदम। ठीक,
तो याद रखिए उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम आसफ जहां निजाम ए मुल्क थे। क्लियर? इनकी मृत्यु 1748 में हो जाती है। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर कोई निजाम या शासक मर जाएगा तो उसके बेटी बेटा ही तो निजाम के दावेदार उत्तराधिकारी के रूप में होंगे ना। तो याद रखिए इसी प्रकार से इनके पास एक बेटे के रूप में ये बेटे हैं जिनका नाम है नासिरगंज। ये बेटे हैं। दूसरा याद रखिए दूसरा बेटा जो था उसका नाम है रुस्तमगंज, सॉरी गंज नहीं जंग है, नासिर जंग और रुस्तमगंज। क्लियर? और तीसरा बेटा जो है सलावत जंग। क्लियर? 3 बेटे। अब इसमें याद रखिएगा ये रुस्तम जंग जो है इसका मृत्यु हो जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब इसका बेटा कौन होगा? मुजफ्फर जंग। इसके पास एक बेटे थे मुजफ्फर जंग। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये नासिर जंग का एक भतीजा हुआ कि नहीं हुआ? ये भतीजा हुआ, भाई इसके भाई का बेटा है, भतीजा हुआ। तो याद रखिए ये भतीजा है, ये भतीजा है। इसका मतलब इसके बीच लड़ाई होगी, भतीजा और बाप मतलब बेटे चाचा से, भतीजा और चाचा से लड़ाई होगी। ये सलावतगंज जंग। अब देखिए कर्नाटक में भी उस समय जो निजाम था उसका नाम था दोस्त अली। क्लियर? दोस्त अली का एक बेटा था जिसका नाम है अनवरुद्दीन। और इनके एक दामाद थे जिनका नाम है चंदा साहब। क्लियर? अनवरुद्दीन। ठीक। और अनवरुद्दीन के साथ में याद रखिएगा इनके साथ में एक बेटा भी था, बेटा मोहम्मद अली। क्लियर? इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक। तो अब यहीं पर ये मैटर समझना है। देखिए केवल इसमें कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए वो करा, कर्नाटक में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होगा। और यही बात हैदराबाद में भी, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होगा। अब इतना ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एकदम आसानी से आप कैसे समझेंगे। आप ये देखिए सबसे पहले, इसके पहले देखिए जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले, यहां हम लिख दे रहे हैं फ्रांस, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कौन था?
डुप्ले, और इधर कौन था, ब्रिटिश। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर। ब्रिटिश को यहां लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आप देखिए, जैसे इसके पहले जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो डुप्ले से किससे लड़ाई हुई थी, अनवरुद्दीन से लड़ाई हुई थी। क्योंकि याद होगा कि डुप्ले अनवरुद्दीन से ये कहने आया था कि देखिए हम अंग्रेजों के ऊपर जो है तोप चलाने जा रहे हैं, आप मेरा साथ दीजिए। अगर मेरा साथ आप देते हैं, अगर हम मद्रास जीत गए तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे, मद्रास दे देंगे, क्योंकि भाई कर्नाटक कब्जे में है, और इसलिए हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे, सौंप देंगे, आपके हवाले कर देंगे, आप ले लीजिएगा आसानी से। लेकिन जब याद रखिएगा तो उस समय अनवरुद्दीन ने डुप्ले की सहायता के लिए मैं अपने बेटे महफूज को भेजा था। और याद होगा उस समय जब डुप्ले जीत गया, मद्रास पे कब्जा कर लिया, जीत गया, तो बाद में भाई अनवरुद्दीन तो भेजेगा कि भैया महफूज जाके पता करो। अब तो वो मद्रास भी जीत चुके हैं, अब वो मद्रास में कब्जे होना चाहिए, मद्रास हमारे कब्जा में आना चाहिए। अनवरुद्दीन ने कहने लगा, इत्तेफाक से हुआ क्या, महफूज गया, किसके पास गया, डुप्ले के पास गया, और डुप्ले से कहने लगा कि ऐसा है कि आपने कहा था कि अगर हम मद्रास जीत जाएंगे तो हम मद्रास आपको दे देंगे, अब आप मद्रास जीत चुके हैं, इसलिए मद्रास को हमको दे दीजिए। तो डुप्ले अपनी बातों से मुकर गया। तो फ्रेंड्स याद रखना, इतनी बातें तो आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में समझना पड़ेगा, और इसके लिए आप पहले वाली क्लास में जाएंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले क्लास में चले जाएंगे तो ये मैटर आपको समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा कि अनवरुद्दीन ने कहा कि बेटा महफूज जाओ। अब वहां जब महफूज जैसे डुप्ले के पास पहुंचता है, महफूज अपने बातों से मुकर जाता है, मद्रास को नहीं देता, कहता हम मद्रास को दे दें, इतनी मेहनत करके हम जीते, हम दे दें आपको, नहीं देंगे। उसी दौरान महफूज से और डुप्ले से जबरदस्त लड़ाई होती है। कहां होती है, अडयार नदी के किनारे सेंट थॉमे नामक स्थान पर, जैसा कि संथामी, सेंट थॉमे संथामी भी कहा जाता है, वो कहां है, मद्रास में। क्लियर, इतनी बातें तो अच्छे से आपको कैच करनी होगी, जैसा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये बातें बताई जा चुकी हैं पिछली क्लास में। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे उसी समय, उसी दौरान डुप्ले के मन में ये बात ख्याल आने लगी कि भारत में वाकई में कूटनीतिक राज्य में दखलंदाजी देनी चाहिए, क्योंकि इस समय कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के लिए मारामारी हो रही है और यहां भी। अब देखिए, हैदराबाद में जब आसफ जहां निजाम ए मुल्क, उसकी 1748 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बड़े बेटे नासिर जंग को ये समझिए दावेदार है कि नहीं है, उत्तराधिकार के लिए दावेदार है। अब ये दावेदार है, ये कर अपने आप को मान रहा, नासिर जंग मान रहा है कि भाई देखिए हम हैदराबाद के निजाम हम बनेंगे। और मुजफ्फर जंग भी, क्योंकि इसको बहादुर शाह का प्रस्ताव मिला था, कभी याद रखिए, अगर कोई पूछता है तो आप याद रखिए, बहादुर शाह ने प्रस्तावित किया था कि रुस्तम जंग की जगह भाई मुजफ्फर जंग भतीजा है, उसको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, निजामत। कहां का निजामत, हैदराबाद का। अब इसके मन में लगी हुई है हम भाई निजाम बनेंगे, ये भी सोच रहा है कि हम निजाम बनेंगे, हम शासक बनेंगे, हम नवाब बनेंगे। और ये नासिरगंज पहले से मान बैठा है भाई हम उनके वारिस हैं, हम तो बड़े हैं, हमें को बनना चाहिए। अब इसी में चाचा और भतीजे में लड़ाई होगी, ये बातें सत्य हो गई, ठीक। अब अनवरुद्दीन, इधर अनवरुद्दीन है और इधर चंदा साहब है, ये भी उत्तराधिकार लिए मर रहे हैं। लेकिन याद रखना, चंदा साहब ये घर जमाई हैं, दामाद हैं, ये भी याद रखिएगा, ये दामाद हैं, यहां लिख दे रहा हूं दामाद। किसके दामाद हैं, दोस्त अली के। क्लियर। अब इसमें ये बात फंस जाती है कि अनवरुद्दीन कहता है, इसका मतलब अनवरुद्दीन ये साला हुआ और ये कौन हुआ, जीजा हुए। जीजा और साले की लड़ाई होती है, और यहां पर क्या होता है, चाचा और भतीजे की लड़ाई होती है। बड़ी अजीब कहानी है, ध्यान दीजिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हुआ क्या
अब डुप्ले यहां बैठा हुआ है फ्रांस में, मतलब याद रखिए बैठा हुआ है डुप्ले, जैसा कि इसके पहले देखे होंगे कि पांडिचेरी में डुप्ले आया था गवर्नर बन के, तो इस समय फ्रांस में नहीं है, बल्कि डुप्ले कहां है, पांडिचेरी में ही। क्लियर, पांडिचेरी में है। तो डुप्ले के पास कौन जाता है, याद रखिएगा, मुजफ्फरजंग। ये जो भतीजा है ये किसके पास जाता है, ध्यान लीजिएगा, ये ऐसे डायरेक्शन बनाते चले जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। किसके पास गया, डुप्ले के पास गया, और डुप्ले से कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि हैदराबाद का निजाम या नवाब हम बने। तो पूछे तो कहे इधर नासिर जंग भी जबरदस्ती कर रहे हैं, और नासिर जंग की सहायता के लिए याद रखिए हमेशा अंग्रेज तैयार है, अंग्रेज नासिर जंग की तरफ है। अब इसका मतलब डुप्ले इसकी सहायता देगा तो ये फ्रांस की तरफ होगा कि नहीं होगा, फ्रांस की तरफ होगा। इतनी बातें पकड़ में आ गई। चलिए अब फ्रेंड्स याद रखिए, जब मुजफ्फरजंग ये डुप्ले के पास जाता है, डुप्ले से कहता है कि मुझे भी निजाम बनना है, तो डुप्ले कहता है ऐसा है हम आपको तो हम बना देंगे, हैदराबाद का निजाम आपको बना देंगे पक्का, लेकिन एक शर्त है, सबसे पहले हमारी शर्त को मानना पड़ेगा। मुजफ्फरजंग ने कहा क्या, तो डुप्ले कहे कि ऐसा है हम चाहते हैं सबसे पहले कर्नाटक में सरकार बने, उत्तराधिकारी बने, और वो भी स्पेशल हम चाहते हैं चंदा साहब की तरफ, कि चंदा साहब यहां पर कर्नाटक में उत्तराधिकारी के रूप में निजामत करें कर्नाटक में। इसका मतलब यहां पर कौन आ गया, फिर डुप्ले, डुप्ले किसकी तरफ हो गए, चंदा साहब की तरफ। इतनी बातें समझ आ गई। अच्छा ठीक है, डुप्ले ये मुजफ्फरजंग से कहता है कि पहले हमारा साथ दीजिए, यानी पहले हमको हमारा साथ दीजिए, हम चंदा साहब को जिससे कर्नाटक का निजाम बना लें, अगर आप मेरा साथ देंगे उसके बाद हम इनको यहां मतलब निजाम बनाने के बाद हम चलेंगे, आपको निजाम बना देंगे। तो इस समय मुजफ्फरजंग ने एग्री हो गए, हाँ ठीक है। तो दोस्ती यारी बनी कि नहीं बनी, दोस्ती किसकी बनी, मुजफ्फरजंग और डुप्ले की दोस्ती यारी बन गई। अब इधर चंदा साहब के पास गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चंदा साहब को बनाना चाहते हैं क्योंकि अनवरुद्दीन से इसके पहले भी बात चल रहा है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में वो जबरदस्त झगड़ा हुई थी। अब इसलिए ये डुप्ले क्या चाहेगा, अनवरुद्दीन यहां का उत्तराधिकारी ना बन पाए, लेकिन जबकि ये भी याद रखिए अनवरुद्दीन से ये एकदम नफरत भी कर रहा है। अगर ये नफरत कर रहा है तो इसका मतलब इसके साथ कौन होगा, अंग्रेजी शासक होगा, इसके साथ अंग्रेजी शासक होगा, और इसके साथ कौन होगा, फ्रांस होगा फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए, ठीक। अब आपको समझना होगा कि अब अनवरुद्दीन के ऊपर चढ़ाई की जाएगी। कौन चढ़ाई करेगा, इसका मतलब डुप्ले और चंदा साहब। तो लिखेंगे डुप्ले और चंदा साहब, ये दोनों मिल करके अनवरुद्दीन के ऊपर जबरदस्त हमला कर देते हैं। इसके ऊपर हमला कर दिए और यह हमला 1749 में पहले हो जाता है, इसके ऊपर हमला कर दिए। हमला आप ये समझिए, और वह प्लेस क्या था, मैंने बताया तिरुपित्तूर, तिरुपित्तूर जिला तमिलनाडु, तिरुपित्तूर जिला तमिलनाडु, और अंबोर नामक स्थान पर खूब घमासान लड़ाई हुई। किसके किसके बीच, डुप्ले और चंदा साहब, और ये दोनों चढ़ाई किसके ऊपर किए, अनवरुद्दीन के ऊपर। इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, इनको यहां तक कि आप समझिए इनको मार डालते हैं। अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं।
इनकी हत्या कर दी गई। अब भैया हम आपसे बताए कि इसकी जब हत्या कर देते हैं, हत्या करने के बाद ये तो मर ही जाएगा ना। और ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, यह जो है, यह हत्या करने के बाद जो इनका बेटा है मोहम्मद अली, ये क्या रुकेगा क्या? क्योंकि इसको भी भय सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डुप्ले और चंदा साहब मिल करके हमको क्या कर डाले, हमको भी मार डाले। अब इसलिए ये तुरंत भगा। कौन? ये भाग गया मोहम्मद अली, ये भाग गया। वहां से जब भाग गया तो ये रास्ते में तंजौर नामक स्थान पर भी, तंजौर नामक स्थान पर लड़ाई हुई। क्लियर? लड़ाई हुई। अब इसी लड़ाई के बाद आगे ये भाग जाता है, फिर वहां से भगा। वह स्थान जहां जाता है तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर भाग गया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये तिरुपत्तूर जिला है और ये तिरुचिरापल्ली नामक स्थान है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर कौन है? तिरुचिरापल्ली में कौन है? मोहम्मद अली यहां पर आ गया। अब फ्रेंड्स याद रखिए, यही 1749 जो तिरुपत्तूर जिला में तमिलनाडु अंबोर नामक स्थान पे जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? याद रखिए, अंबोर का युद्ध। अंबोर का युद्ध 1749 के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात क्लियर हो गई, जब अनवरुद्दीन मर गया तो बचेगा कौन? क्योंकि अनवरुद्दीन अगर मर गया तो उसका बेटा था उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन उत्तराधिकारी वाला भी भगा, यहां भाग के आ गया। मोहम्मद अली भाग के तिरुचिरापल्ली में आ गया, तो बचा कौन? यहां पर चंदा साहब बचे हुए, दामाद जी बचे हैं, उनके दोस्त अली के दामाद बचे हैं। तो दामाद अली को कौन बने, क्या बनेगा? ये वरासत यही लेगा ना भाई। तो याद रखिएगा कि चंदा साहब को उस समय निजाम बनने के लिए कोई रोक नहीं पाया, और दुपले चंदा साहब को कर्नाटक का निजाम बना देते हैं। क्लियर? अब इसे हम मिटा देते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। ये चंदा साहब हैं और ये अनवरुद्दीन और इनका बेटा मोहम्मद अली, जो कि तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप समझ गए होंगे कि चंदा साहब यहां का निजाम बनते हैं, तो नोट कर लीजिए, डुप्ले द्वारा चंदा साहब को कर्नाटक का निजाम बनाया गया। अब देखिए, क्योंकि चंदा साहब से भी यही कहे थे कि डुप्ले ने कहा था कि चंदा साहब अगर मेरा साथ दीजिए तो हम आपका यहां निजाम बना दें, तो चंदा साहब भी साथ दिए, इसलिए आज निजाम बन गए। तो अब ये दिमाग में लगाइए, इस समय वर्चस्व किसका आ गया? क्योंकि डुप्ले भी अपने मनमाफिक चाह रहा था कि कोई कर्नाटक का ही निजाम बने,
वह भी मेरे मन के अकॉर्डिंग बने, जो भी मैं कहूं वही करे। तो चंदा साहब बन गए। तो आप यहां लिखेंगे कर्नाटक का निजाम, कर्नाटक का नवाब के रूप में, कर्नाटक के नवाब के रूप में चंदा साहब बन गए। और जब चंदा साहब बन गए तो याद रखिए इसका मतलब फ्रांसीसी डुप्ले का भारत के कर्नाटक पर अधिक क्षेत्रों पर कब्जा बना लिया कि नहीं बना लिया। इसका मतलब अब जो है फ्रांसीसी डुप्ले इस पे क्या करेगा, पूरा एकदम शासक के तौर चंदा साहब के ऊपर चलेगा, चंदा साहब की हुक्म देगा, चंदा साहब को कठपुतली की जैसा नचाएगा। यानी कि यहां पर कर्नाटक में कौन हो गया, चंदा साहब। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यही बात डुप्ले चंदा साहब से भी कहे थे, देखिए आपको हैदराबाद में भी अगर हमारा साथ दें तो हम आपको कर्नाटक का निजाम बना दें। तो यहां निजाम तो बन गया, अब यहां पर साथ देगा चंदा, कौन साथ देगा, डुप्ले के साथ चंदा देगा। यहां लिखेंगे डुप्ले प्लस चंदा साहब मिलकर, सबसे पहले हाथ किधर आए, नासिरजंग के पास आए और इनके ऊपर आक्रमण कर दिए। और जब इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब नासिर जंग मर गया। क्लियर। अब फ्रेंड्स याद रखिए, अगर नासिर जंग मर गया, अंग्रेज इधर भी साथ नहीं दे पाए। और अब आपके मन में उठना चाहिए, अगर चंदा साहब की तरफ फ्रांस था तो इधर कौन था, अंग्रेज थे। यहां भी अंग्रेज हार गए। इसका मतलब अगर यहां साथ दिए होते, अच्छा से कठिनाई से कठोरतम से साथ दिए होते तो शायद अनवरुद्दीन जीत जाता। लेकिन याद रखिए यहां पर चंदा साहब का जोर, सबसे जोर कौन दिया था, डुप्ले दिया था। लेकिन अनवरुद्दीन का अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, विश्वासघात किया। तो सेम कंडीशन यहां भी, अगर फ्रांस मुजफ्फर जंग का भतीजा फ्रांस के साथ है तो यहां पर नासिर जंग के साथ कौन था, अंग्रेज। तो यहां भी चंदा साहब और डुप्ले मिलकर के इसके साथ क्या किए, हत्या कर दिए, निर्मम हत्या इसकी हो गई। ठीक, अब बचा कौन, मुजफ्फर जंग बचा हुआ है और सलावत जंग बचे हुए हैं। और कौन बचा इधर, इसमें मोहम्मद अली बचे हैं, चंदा साहब बचे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए नासिर जंग की मृत्यु होने के बाद यहां पर फ्रांस अर्थात डुप्ले है ही है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब तो नासिर जंग मर चुका है, और जब नासिर जंग मर चुका है तो अब यहां पर किसका दबदबा हो जाएगा, फ्रांस का। फ्रांस क्या करेगा, मुजफ्फर जंग को, यानी जो नासिर जंग का भतीजा था मुजफ्फर जंग, इसको निजाम बनाने की तैयारी में जुट गया। अब फ्रांस में उस समय कौन था, डुप्ले। या डुप्ले अब अकेले थोड़ी बना पाएगा, किसी किसी को बुलाएगा। तो याद रखिए एक फ्रांसीसी को बुलाता है, एक फ्रांसीसी को
एक फ्रांसीसी को बुलाता है और एक फ्रेंड की तरह वो भी है जिसका नाम है बुस्सी। क्या नाम है? बुस्सी। तो ये जब बुस्सी आ जाता है तो बुस्सी से ये भी कह देता है, डुप्ले कहता है कि देखिए बुस्सी, अब आप एक काम करिएगा, मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम बनाना है और अपने मन माफिक जो भी काम करना होगा या करवाना होगा मुजफ्फरजंग से करवा लीजिएगा, और अगर नहीं करता है उसे भी निर्मम हत्या कर दीजिएगा। ये डुप्ले ने कह दिया। किसको कह दिया? बुस्सी से कह दिया। ठीक है, अब क्या करेगा? इधर देखिए, बुस्सी जो है मुजफ्फरजंग को मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम बनाने की तैयारी में जुट गया। जुट तो गया, लेकिन हुआ क्या? जैसे वो निजाम बनाने चल रहा था, शासक बनाने चल रहा था, इत्तेफाक से बुस्सी और मुजफ्फरजंग से अनबन हो गई। यहां लिखेंगे बुस्सी और मुजफ्फरजंग से अनबन हो गई। अब जब मन मुटाव हो जाता है, अनबन होने लगी, तो इसके पहले डुप्ले तो आदेश दे ही चुका था कि अगर आपके मन की बात ना करे मुजफ्फरजंग तो उसको निर्मम हत्या कर डालना। तो याद रखना, तो बुस्सी जो है मुजफ्फरजंग की भी हत्या कर दिया अनबन होने की वजह से। अब बचा कौन? सलावत जंग बचा। क्लियर? तो ये सलावत जंग बचा, तो सलावत जंग को यहां का हैदराबाद का भी क्या करते हैं? निजाम बना लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसका मतलब बचा तो यही, सलावत जंग को हैदराबाद में निजाम बना दिया गया फ्रांसीसियों द्वारा। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, बहुत मार्मिक कहानी है, खाली थोड़ा सा वेट करिए। अब ये सलावत जंग जो है हैदराबाद का निजाम बन गया। क्लियर? अब अंग्रेजों के मन में ये बात उठने लगी कि यार हम समझ नहीं पा रहे हैं कि डुप्ले इतना कर्मठी होते हुए, इतना कर्मठी के साथ साथ इतना लड़ाई भी किया, अकेले दम पे पूरा जीत रहा है, कर्नाटक को भी जीत लिया, हैदराबाद में अपने मन चाह बैठा लिया। अंग्रेज के मन में खुरापात शुरू, और जब अंग्रेज के मन में खुरापात शुरू तो कहे यार अब इस तरीके से नहीं, अभी तो कर्नाटक में दोस्त अली बचा है, अनवरुद्दीन का बेटा बचा हुआ है, दोस्त अली। अब बताइए, दोस्त अली का बेटा बचा हुआ है, अंग्रेज एकदम खुला चैलेंज दे करके एकदम तैयार। ये हो जाता है अंग्रेज, क्योंकि भाई अनवरुद्दीन की तरफ अंग्रेज ही थे, तो उसके बेटे की तरफ तो दोस्त अली रहेंगे, दोस्त अली की तरफ अंग्रेज तो तब भी तो रहेंगे। तो याद रखना, अंग्रेज खुला चैलेंज दे दिया कि अभी तो दोस्त अली बचा हुआ, ऐसा करते हम कर्नाटक में जबरदस्त बेड़ा डाल देते हैं। तो याद रखिए, उस समय अनवरुद्दीन का बेटा कौन था? सॉरी, दोस्त अली का है, मोहम्मद अली। इसको सुधार लीजिएगा, मोहम्मद अली। क्लियर? तो मोहम्मद अली बचा हुआ है। अब मोहम्मद अली की तरफ से अंग्रेज हो गए खुल्लम खुल्ला। अब फ्रेंड्स याद रखिए, मोहम्मद अली कहां छिपा हुआ है? तिरुचिरापल्ली में छिपा हुआ, जो कि तमिलनाडु में, क्योंकि भाग गया था भाई। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर अंग्रेजों की तरफ से काफी ज्यादा सेना आ चुकी है। किसके पास आ चुकी है? तिरुचिरापल्ली में घेराबंदी करने के लिए। इधर से अंग्रेज की सेना, यहां तक किताबों में बताया गया कि लगभग 2500 के आसपास सेना कलेक्टेड हो चुकी है। क्लियर? तो इधर देखिए, तिरुचिरापल्ली में अंग्रेजों की सेना इधर से छाई हुई है,
ठीक। इधर चंदा साहब और डुप्ले इधर से घेराबंदी किए हैं, चंदा साहब, क्लियर। यानी चंदा साहब प्लस उनकी सेना भी, आधी सेना यहां भी है, आधी सेना यहां रखे होंगे। भाई इसको भी सेफ्टी बनाना, इसको भी सुरक्षा बनाना, क्योंकि इसके पहले जीत चुके हैं, इसलिए यहां भी सुरक्षा बनाएंगे। तो चंदा साहब की आधी सेना कर्नाटक में रहती है और आधी सेना कहां रहती है, तिरुचिरापल्ली में, यहां घेराबंदी करते हैं। यहां तक कि चंदा साहब स्वयं रहते हैं। और चंदा साहब हैं तो डुप्ले जरूर होंगे, डुप्ले भी, और डुप्ले के साथ भी सेना तो होगी, इनके साथ भी, यानी चारों तरफ से घेराबंदी शुरू। तो याद रखना फ्रेंड्स, यही बात आपको जब हिस्ट्री में मिलेगा तो एक वर्ड मिलेगा, तिरुचिरापल्ली का घेरा कब हुआ था, तो 1753 में, क्लियर। 1753 में तिरुचिरापल्ली का घेरा हुआ था। और जबरदस्त, इधर अंग्रेज की सेना, इधर डुप्ले की सेना, इधर चंदा साहब की सेना, और खुद मोहम्मद अली है, उसके साथ भी कुछ न कुछ सैनिक होंगे, मोहम्मद अली खुद ही है। चारों तरफ घेराबंदी हो गई। अब घेरा स्पेशल केवल मोहम्मद अली की घेरा हो रहा है, इसको मार दिया जाएगा, चंदा साहब आजाद हो जाएंगे आराम से, इसके बाद कोई वंशज ही नहीं है ना, इसलिए मोहम्मद अली को एकदम वंशज एकदम खत्म करना है, ये टारगेट बना लिया गया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब यहीं पर अंग्रेजों के मन में ये होने लगी कि आखिर किया क्या जाए। अंग्रेज इधर, ब्रिटिश अधिकारी जो है, अंग्रेज यानी ब्रिटेन से एक आदमी को भेजा जाता है जिसका नाम है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, डस्टर कहां गए, इसे मिटा दें एक बार। अब कौन बचा है, मोहम्मद अली। इधर कौन है, चंदा साहब प्लस सेना। इधर कौन है, अंग्रेज प्लस सेना। और कौन है, याद रखिएगा, डुप्ले। डुप्ले कहां का है, फ्रांसीसी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्रिटिश अधिकारियों ने एक ऐसा राजदूत के रूप में भेजा, एक नए आदमी को भेजता है जिसका नाम है सॉन्डर्स। क्या नाम है, सॉन्डर्स। सॉन्डर्स आया और सॉन्डर्स ये सोच रहा है किया क्या जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब इसी के साथ एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भी आ जाता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है तो याद रखिए, यह एक क्लर्क बन के आता है। क्या बन के आता है, क्लर्क। क्योंकि भैया मोहम्मद अली बचा हुआ है यहां पे, और कहां पे है, तिरुचिरापल्ली। अब इधर चंदा साहब थे ही, क्लियर। तो अंग्रेजों की तरफ से सॉन्डर्स आता है, सॉन्डर्स के साथ रॉबर्ट क्लाइव आता है। वही रॉबर्ट क्लाइव है जो द्वैत प्रशासन लागू किया था, द्वैत शासन चलाया था भारत में, बंगाल में, क्लियर। वही रॉबर्ट क्लाइव तो यहां पर क्लर्क बन के आता है। तो याद रखिए, जो ये क्लर्क बन के आता है, क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव सॉन्डर्स कहता है, अगर हम एक बात बताएं, हम तो हैं एक क्लर्क, एक बड़े बाबू के छोटे मोटे पोस्ट पे हैं, अगर हम एक बात बताएं तो हो सकता है कर्नाटक में आपकी सरकार हो जाए, आप निजाम बन जाए, या आप जिसे चाहें उस बन जाएगा।
या ये भी हो सकता है कि सांडर्स ये रॉबर्ट क्लाइव कहा क्या कि कर्नाटक में आपका कब्जा हो जाएगा, लेकिन मेरी बात आप मान लीजिए, मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक। तो सांडर्स महोदय एकदम खुश, अब इसलिए खुश हो गए कि भाई देखिए क्लर्क हमको इस तरीके से बात बता रहा है, और तुरंत जब बताने लगे, जब सांडर्स एकदम खुश हो गया, जब खुश हो गया तो कहा बताइए, अच्छा ठीक क्या बात है। तो सांडर्स तब रॉबर्ट क्लाइव बताने क्या लगा कि देखिए कर्नाटक इस समय तिरुचिरापल्ली में घेराबंदी किया गया चारों तरफ से, स्वयं चंदा साहब प्लस उनकी आधी सेना तिरुचिरापल्ली में, डुप्ले की सेना तिरुचिरापल्ली में, क्लियर है, और मोहम्मद अली वहां तिरुचिरापल्ली में बैठा है, उसको घेराबंदी किए हैं चारों तरफ। ऐसा करते हैं आप, यानी चंदा साहब स्वयं गए हैं, चंदा साहब की सेना भी गई है। अब यहां कर्नाटक में इस समय आधी ही सेना बची है, अगर आप डायरेक्ट कर्नाटक में एकदम जबरदस्त लड़ाई करें तो हो सकता है आपकी विजय मिल जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये तब सांडर्स एकदम खुश हो गया, कहा यार ये तो बात अच्छी आपने बताई, ऐसा है आप क्लर्क का पद त्याग दीजिए, आप क्लर्क नहीं है, छोड़ दीजिए क्लर्क की, आप क्या बन जाइए, आप एक सेनापति बन जाइए, ठीक। इस तरीके से सांडर्स ने कह दिया कि आप सेनापति बन जाइए, और जब आप सेनापति बन जाएंगे तो आपकी इच्छा क्या करेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप सेनापति जब बन जाएंगे तो आपके अंदर ढेर सारी सेना होंगी, और सेना लेकर के आप कर्नाटक में चले जाइए। रॉबर्ट क्लाइव भेज दिया, और जब रॉबर्ट क्लाइव भेज दिया तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है, सीधा अटैक करता है कर्नाटक में। उस समय कर्नाटक में जो कर्नाटक की राजधानी थी, याद रखिएगा उस समय कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी, कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी। इस तरीके से लड़ाई हो गई। यहां तक बताया जाता है कि क्लाइव 50 दिन तक जबरदस्त लड़ाई किया, क्लियर। उसी समय अंग्रेजों का कब्जा कब हो जाता है, याद रखिएगा 1753 में, क्लियर। 1753 में कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी, और उसी समय अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक में अपना कब्जा कर लेता है। उस समय चंदा साहब भी हार जाते हैं। सवाल ये, क्या चंदा साहब को पता नहीं चला होगा? पता चला, लेकिन करते तो क्या करते, जब तक वहां पहुंचे तब तक आरकाट में खूब जबरदस्त धूमधाम हो चुका है, अब वहां अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स कि इसे मिटाते हैं एक बार और थोड़ा। ये आपका हैदराबाद है और ये आपका कर्नाटक है, क्लियर। याद रखिए फ्रांस से, और ये आपका अंग्रेज है, क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, अच्छी खासी हो चुकी है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलें, तो फ्रांस से उस समय जब डुप्ले लगातार लड़ाई करता रहा, हार जीत करता रहा, तो फ्रांस के राजा, उनको यह लगा कि जब से डुप्ले भारत में एंट्री किया है तब से केवल लड़ाई कर रहा है। और लड़ाई आप जानते हैं कि लड़ाई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो कुछ ना कुछ हानि होगी, स्वाभाविक सी बात, हानि होगी, विकास रुकेगा, सारी कंडीशन रुकेगी भाई। और यही बात फ्रांस के राजा ने कह दी कि जब से डुप्ले गया है तब से केवल लड़ाई झगड़ा कर रहा है भारत में। ऐसा करते हैं, उसको बुला लेते हैं।
फिर एक व्यक्ति को फ्रांस के राजाओं द्वारा, फ्रांस के राजा, याद रखिए फ्रेंड्स, लुई 16, लुई 16वां, इनके द्वारा, लुई 16वां राजा के द्वारा एक दूसरा गवर्नर भेजा जाता है जिसका नाम है गोडेहू। क्या नाम है? गोडेहू। क्लियर? एक दूसरा गवर्नर, यानी जब ये आया, गोडेहू को भेजा गया, एक गवर्नर है, याद रखिए, फ्रांसीसी गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डुप्ले के बाद भारत में या द्वितीय कर्नाटक युद्ध में द्वितीय गवर्नर कौन बन के गया था फ्रांसीसी, तो याद रखिए गोडेहू था। कौन था? गोडेहू। और यही गोडेहू जैसे आया, तुरंत कहा डुप्ले ऐसा करो, भाग जाओ। फ्रांस में इतनी हानि हो गई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, आपने क्या किया? केवल आप आए हैं, जब से आप आए हैं तब से केवल लड़ाई ही लड़ाई हो रही है, सब कुछ बना बनाया बिगाड़ दे रहे। उधर अंग्रेज भी कब्जा कर लिए कर्नाटक में। तो ठीक है फ्रेंड्स, गोडेहू आया, उसके बाद कहा कि तब तुरंत जैसे गोडेहू गवर्नर बन के आता है, ये क्या करता है, तुरंत जाके ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने लगता है, क्लाइव से मिलने लगता है। क्लाइव से मिला, क्लियर, सैंडर्स से मिला। सबसे मिलने के बाद कहता है गोडेहू कि हम तो चाहते हैं कि शांति हो जाए। क्लियर? ये शांति चाहने लगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, तो 1700 यानी 54 में शांति प्रस्ताव पड़ गया कि ठीक है, आज के बाद कभी न युद्ध होगा, या भारत के आंतरिक क्षेत्रों में, आंतरिक राज्यों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम कभी दखलंदाजी भी नहीं देंगे, न कूटनीति करेंगे, न राजनीति करेंगे। आज के बाद कभी हम कदम नहीं रखेंगे उनके आंतरिक मामलों में, ये गोडेहू ने कह दिया। और यह प्रस्ताव याद रखिए, 55 में एक पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि में यह बात कही गई कि आज के बाद, ये गोडेहू द्वारा कही गई, ब्रिटिश अधिकारियों से कही गई कि आज के बाद हम कभी नहीं सोचेंगे कि भारत के जितने राज्य हैं उसमें हम दखलंदाजी दें, न हमारी फ्रांस की कोई आएगा दखलंदाजी देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ये हमें लगता है कि यही द्वितीय कर्नाटक का सबसे बड़ा मैटर था। और कल की क्लास जो होगी वह तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, और तृतीय कर्नाटक के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।